हेलो फ्रेंड्स। तो आज एनसीईआरटी सार संग्रह का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग महामैराथन के द्वारा ख़त्म करेंगे। और वैसे करके बारी बारी से फिर एंशिएंट का आएंगे, फिर मेडिएवल का आएंगे और उसके बाद फिर पॉलिटी करके पूरे को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं किसका, तो मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें सबसे पहले किसका है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। कहता है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो जो प्रथम यूरोपीय था तो ये पूछता है कि किस देश का था, तो पुर्तगाली था। कहता है यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो जो पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली जब भारत आया था तो किस मार्ग से आया था, तो समुद्री मार्ग से आया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस मार्ग से आया था, तो समुद्री मार्ग से आया था। तो कौन था वो व्यक्ति का नाम था, तो वास्को डिगामा उस व्यक्ति का नाम था। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, वास्को डिगामा। और भारत आगमन कब हुआ था, तो 17 मई 1498 ईस्वी को। कहता है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। यानी जब भारत आया था तो उस समय जो है इसको कालीकट स्थान पे जो है कौन इसका स्वागत किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है ना कि स्वागत कौन किया था। तो स्वागत जो किया था, स्वागत जो करने वाला था तो राजा वहाँ का कौन था, तो जमोरिन था। और वहाँ का क्या था, वो स्थानीय शासक था। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि वो जो कौन आया था, वास्को डिगामा, तो उसका स्वागत कौन किया था, तो जमोरिन। और वहाँ का क्या था, स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया। तो या तो व्यापारिक कोठी भी लिखा, कभी कभी फैक्ट्री भी लिख देता है। तो कहाँ पे स्थापित किया, तो ये ध्यान रखिएगा कौन था, पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली कहाँ पे, तो कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। यानी पुर्तगाली जो उपनिवेश जब बनाया था तो प्रथम वायसराय किसको नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन भी यही है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बार जब एग्जाम होता है बीपीएससी का या स्टेट लेवल का तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और कब नियुक्त किया था, 1905 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस आरंभ करने के लिए करने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, तो पुर्तगाली को दिया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसकी देन है या तंबाकू की किसकी देन है, तो पुर्तगाली का है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में कहाँ किया गया था, तो गोवा में किया गया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया था, तो गोवा में किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का। कहता है हिंद महासागर में व्यापार को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल संधि किसने लागू किया था। यानी शांत जल संधि और एक क्या है, नीले जल संधि किसने लागू किया था, तो फ्रांसिस्की द अल्मोडो जो है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शांत या नीली संधि जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो खोजकर्ता से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, खोजकर्ता वास्को डिगामा किसका खोज है, तो भारत के। और उसके बाद कोलंबस कहाँ, अमेरिका का है। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है। तस्मान कहाँ का, तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड का। बार्थोलोम्यू डिजाज केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के। तो इससे आपको एग्जाम भारत के जब भी एग्जाम होगा तो ये आपसे पूछेगा, और एक अमेरिका के कोलंबस पूछेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो गया था। एक जो कोलंबस था भारत खोज के निकला था, लेकिन कहाँ चल गया था, अमेरिका। और एक बार्थोलोम्यू डिसोजा जो है किसको, केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अमेरिका खोज किया था। तो ये आप 3 को जरूर याद रखिएगा, 1 नंबर, दूसरा नंबर और ये लास्ट वाला। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यानी पुर्तगाली शक्ति का जो भारत में संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के कार्य में गोवा को पुर्तगालियों के
औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। तो उस समय जब गोवा का औपचारिक जो मुख्यालय बनाया गया था तो उस समय पुर्तगाली कौन था, तो नीनो डी कुन्हा था। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज माडेरा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। तो ये जो पद्धति है, आप इसको पद्धति को स्टार मार्क लगा ले, किसने शुरू किया था ये पद्धति, तो ये पद्धति शुरू किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। और कहाँ पे किया था, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे। यानी डच जो था, ये पूछता है कि डच निवासी कहाँ के था। जैसे वास्को डी गामा जब आया तो वास्को डी गामा कहाँ का है, तो वो पुर्तगाल का है। ये तो कन्फर्म है कि पुर्तगाल का है। तो वैसे ही जब ये आया था कौन, डच लोग, तो डच कहाँ के निवासी था, तो हॉलैंड का था। अब वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, तो नीदरलैंड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब कहते हैं भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन। तो जैसे जैसे कब आगमन हुआ, उसका स्थापना कब हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश का था, तो पुर्तगाल का था। स्थापना कब हुआ था, तो आगमन उसका कब हुआ, यानी 14 फरवरी 1498 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको क्या नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। तो ये कहाँ, तो ब्रिटेन का था। और कब ये आया था, तो 1600 ईस्वी में आया था। और इस अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। तो ये आप जरूर है कि अंग्रेजी जो आया था तो कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, सूरत में। और जो पुर्तगाली आया था वो कहाँ पे, तो कोचीन में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कहाँ का था, तो हॉलैंड का था। और ये कब आया था, तो 1602 ईस्वी में। और इसने अपना कंपनी कहाँ स्थापित किया था, तो मुसोलीपट्टनम में। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो कहाँ का था, तो डेनमार्क का था। और ये कब आया था, तो 1606 ईस्वी में। और ये कहाँ पे अपना फैक्ट्री स्थापित किया, तो त्रावणकोर में स्थापित किया था। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो कहाँ का था, तो फ्रांस के था। और ये 1664 ईस्वी में आया। और ये कहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित किया, तो सूरत में। तो जो कंपनी स्थापित करने का है, कंपनी स्थापित करके जो स्थान है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में। तो वैसे ही करके ये जो जितने भी है इसको जरूर याद रखिएगा कि कोचीन में कौन स्थापित किया था, तो पुर्तगाली। सूरत में कौन था, तो अंग्रेज। मुसोलीपट्टनम में कौन था, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड है। त्रावणकोर में किसका था, तो डेनिश का था। फ्रांसिस का कहाँ था, तो सूरत के था। तो ये आप इसको जरूर याद रखिएगा। और ये भारत में यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आने का जो क्रम है वो जरूर याद रखिए। सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आया। उसके बाद कौन आया, डच आया। उसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आया। उसके बाद डेनिश आया, फिर फ्रांसिस आया। और लास्ट में कौन आया था, स्वीडिश आया था। तो ये क्रम भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्रम एग्जाम में पूछ लेता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से उसे अंत में 1961 ईस्वी में कहने का मतलब है कि पुर्तगाली जो है भारत में कब आया, तो 1498 ईस्वी में आया। और उसका लास्ट जो है वो कब गया, तो 1961 ईस्वी में गया। लेकिन भारत आज़ाद कब हो गया था, तो 1947 में आज़ाद हो गया। लेकिन इसके बाद भी कब तक रहा, 1961 ईस्वी। कहाँ पे था, तो ये गोवा पे अधिकार था। और गोवा को आज़ाद किया था 1961 ईस्वी में। तो ये जरूरी रहे कि पुर्तगाली जो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पुर्तगाली लास्ट रूप से यानी आखिरी बार भारत को कब छोड़ के गया, तो ये 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया, तो डचों द्वारा। यानी कहता है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा, यानी कौन सा यूरोपीय शक्ति था जिसके द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर, जो भारत में मसाला का निर्यात उसके स्थान पे, निर्यात एक आयात होता है। निर्यात मतलब यहाँ से बाहर ले जाना, आयात मतलब बाहर से भारत में प्रवेश करना।
तो यही क्या, निर्यात के लिए कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया? तो ये किया था किसने? तो डचों ने किया था। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, तो ये जरूर है, बेदरा का युद्ध पूछता है। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, तो डच और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था तो भारत में उस समय किसका शासक था? तो उस समय जो शासन कर रहा था तो अकबर के था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। वो कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसोलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। यानी अस्थायी से किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम जो है अस्थायी कंपनी कहाँ खोला गया था? तो मुसोलीपट्टनम में। और अस्थायी कहाँ पे खोला गया? तो सूरत में। सूरत में कब खोला गया? 1613 ईस्वी में। और मुसोलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यानी कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा और भारत से निष्कासित किया गया। तो कौन है? सर जॉन चाइल्स को किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया था? तो किसके द्वारा? तो फर्रुखसियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली, यानी कहाँ का है? तो इंग्लैंड के जो है राजा जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो होगा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होगा। और कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए 1661 ईस्वी में दिया गया है कि इसके साथ चार्ल्स द्वितीय के साथ इसका विवाह हुआ, यानी किसके? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी, कहता है बम्बई को क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कहता है कि 10 पाउंड जो है ना वार्षिक किराया पे क्या कर दिया कि बम्बई को देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को, और क्या कर दिया? वो निश्चिंत हो गया। इसके पहले क्या था? उसको ये दहेज में मिला था मुंबई 1668 ईस्वी में। शादी कब हुआ? 61 में। और इसके 7 साल के बाद इसको यह मिला था। सॉरी 1968 में जो है 1668 ईस्वी में क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर लगा दिया था। अब कहते हैं कुछ शहर के संस्थापक हैं। वो शहर है, इससे आपसे एग्जाम में पूछता है तो शहर और संस्थापक है। तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चार्नक। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको VVI आप लगा लीजिएगा। मद्रास के कौन है? फ्रांसिस डे हैं। फ्रांस के यहाँ के आपको मद्रास का नहीं पूछता है, मैक्सिमम का कोलकाता के पूछता है। नई दिल्ली के भी कभी कभी आता है, लेकिन मैक्सिमम का कोलकाता का मिलेगा, हैदराबाद के मिलेगा। तो एडविन लुटियंस और आर्बर्टन बेकर। और बम्बई के कौन है? तो गेराल्ड अनिंग्यार। तो ये भी आपसे नहीं पूछा, इसमें से आपका मेन कौन है? तो कोलकाता है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य जो स्रोत था क्या था? तो बिहार था। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो कंपनी का स्थापना किया गया तो किसके प्रयास से? तो कोलबर्ट के क्या है प्रयास से जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया।
नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लुईस 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुआ था। कहता फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया? तो 1668 ईस्वी में सूरत में किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। ऐसे फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो फ्रांसीसी के द्वारा। कहाँ पे बनाया गया? तो पांडिचेरी में। और कौन सा किला है? तो फोर्ट लुई का किला है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। तो इसका नाम क्या है? फ्रैंको मार्टिन है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेजी अधिकारी को पराजित किया? कहता है कि पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, ये आप याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को क्या किया था? अंग्रेज पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो लड़ा गया था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त किया गया? आप इसको VVI लगा लीजिए कि कर्नाटक जो है किस संधि के द्वारा समाप्त किया था? एक्स-ला-सैंपेल संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। यहाँ पे युद्ध है, मुख्य कारण है, संधि है और परिणाम है। तो कहता है कि प्रथम यानी कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्रम कब से कब है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो क्रम है 1746 से 1748 ईस्वी यानी 2 साल तक। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो है इसके लिए क्या हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। और इसको समाप्त कब किया गया? तो 1748 ईस्वी में समाप्त किया गया। और किस संधि के द्वारा? तो एक्स-ला-सैंपेन की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय ये है जो इसके बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, आप इसको याद नहीं रखिए। आप केवल संधि और कारण ये याद रखिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 51 से कब तक हुआ? 51 से 65 तक चला। 51 से जब 65 से तक चला तो इसमें जो है इसका कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए भी चला। इसमें किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? तो पांडिचेरी के संधि के द्वारा 1765 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 58 से 63 तक। इसी को क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो युद्ध है कितने तक? सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था इसका। सप्तवर्षीय जब युद्ध रहा था ना, इसका क्या था? मेन कारण था कर्नाटक तृतीय युद्ध होने का। और पेरिस के संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पेरिस के संधि के द्वारा कौन से युद्ध को समाप्त किया गया था? तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध का। ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको आप VVI मार्क लगा लीजिए। और ये तीनों जो संधि है ना, ये तीनों संधि को आप जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इतना बड़ा एक कंपनी का नाम रखा गया था, आप इसको जरूर याद रख सकते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें कहा गया है कि वो जो हो गया आपका भारत में आगमन खत्म आगमन का इतना ही था। तो इस चैप्टर में इतना ही इस बुक में दिया गया है। तो और भी जो क्वेश्चन बनता है उसको हम अगले बुक में हम देखेंगे, उस बुक से हम आपको डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर। कहता है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा। तो अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। और इसका कब से कब दिया है? तो 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्वेश्चन आपसे आता है कि मुर्शिद कुली खान जो है अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना
मधुमक्खियों से किया था। यानी बंगाल के किस गवर्नर, एक गवर्नर थे जिनका नाम क्या था, अलवर्दी खां था। क्या था, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां जो है ना, यूरोपियों की तुलना किससे किए थे, तो मधुमक्खियों से किए थे। कहता 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। किस में, तो ब्लैक होल की घटना हुआ था। कब हुआ था, 1756 ईस्वी में। आप स्मॉल डेट भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है स्मॉल डेट ज़्यादा पूछ रहा है। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था, तो अलीनगर की जो संधि हुआ था किसके मध्य हुआ, तो ये संधि जो है ना, आप संधि जरूर याद रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। कौन सा, तो अलीगढ़ की संधि। प्रतिवर्ष ब्रिटिश, कहता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यानी भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 13 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। कब, 1757 ईस्वी में। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, यानी कहता है कि बंगाल के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है बंगाल के नवाब जो थे उनका सेनापति कौन था, तो मीर जाफर था। और जिसने क्या किया था, इस युद्ध में विश्वासघात किया था। तो ये भी आप जरूर रखें कि इसने विश्वासघात किया था, तो मीर जाफर। नेक्स्ट कहता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो ये तो आप इसको VVI लगा लीजिए कि मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। कहते प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना, क्योंकि ये क्या धोखा करके, और ये फिर ये जो है धोखा दिया तो हार गया, और उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, फिर इसको मीर जाफर को वहाँ का शासक यानी नवाब बनाया। कहते हैं भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, तो भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है प्लासी के युद्ध से माना जाता है, जिसकी स्थापना कब, प्लासी युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 ईस्वी को। और ये प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप डेट के साथ, स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा। कहता है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर जाफर का कर दिया कि हटा दिया, और हटाकर किसको बना दिया, मीर कासिम को हटा दिया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, यानी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सूराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। अतः बक्सर का युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, ये आपसे, ये इसको क्या कर लीजिए, इसको आप VVI लगा लीजिए, तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। इस बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नमजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सूराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। तो इसको अब जरूर इलाहाबाद की संधि, और यहाँ पे कौन सा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यहाँ पे दो संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो द्वितीय संधि में कौन कौन था, तो क्लाइव था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, इनके मध्य संपन्न हुआ था। प्रथम में कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब जो है नमजुद्दौला और क्लाइव, ये इनके मध्य हुआ था प्रथम और द्वितीय, दोनों आप अलग अलग
लिखकर याद करिएगा। कहता है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के। तो इलाहाबाद की संधि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इलाहाबाद की प्रथम संधि हो सकता है। नेक्स्ट, स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति या सेना नायक। इलाहाबाद की संधि के पश्चात, इलाहाबाद की जब संधि हुआ इसके पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो द्वैध शासन की स्थापना जो किया गया तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया है। अब थोड़ा डायग्राम में युद्ध के बारे में भी है, कुछ मुगल संस्थापक है उसके बारे में हम लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, यानी उत्तर जो मुगल काल में जो राज्य था उसके संस्थापक के बारे में। तो उत्तर में कौन था? बंगाल। तो बंगाल किसका, बंगाल के जो है स्थापना काल, तो कहता है कि 1717 से 1727 ईस्वी में क्या था? स्थापना काल था। संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। दूसरा आता है हैदराबाद। हैदराबाद कब? तो 1724 ईस्वी में। और यहाँ के जो संस्थापक थे कौन थे? निजाम उल मुल्क थे। निजाम उल मुल्क, या जिनको क्या कहा जाता है? चिन किचली खां कहा जाता है। ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट भरतपुर है। तो भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदनसी। उसके बाद कर्नाटक की स्थापना काल 18वीं सदी में शहादत उल्ला खां थे। अवध में, और अवध को भी क्या कहा जाता है? तो यूपी कहा जाता है। यूपी को पहले अवध के नाम से जाना जाता था। तो 1722 से 1724 शहादत खां तथा बुहार उल मुल्क इनका नाम था। जयपुर अभी कहाँ पे? राजस्थान में है। इसकी कब किया गया था? तो 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। उसके बाद रूहेला पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां। उसके बाद मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली। तो ये आप इसको जरूर संस्थापक वाला याद रखिएगा। और साथ ही आपका है के साथ कुछ प्रमुख जो है घटना है, और घटना के साथ इसका तिथि दिया गया है। तो इसको हम जरूर याद रखेंगे, VVI के तौर पे याद रखेंगे। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून कब? 1756 ईस्वी में। अलीगढ़ की संधि कब हुआ था? तो अलीगढ़ की संधि जो था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगर कम से कम ये याद नहीं रहता तो आप ईस्वी जरूर याद रखिए। अगर ज़्यादा टफ होता है तब आपका स्मॉल डेट पूछेगा, नहीं तो आपसे क्या पूछ लेगा? ये आपका पूछेगा 1764 ईस्वी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के। तो इसको आप याद करने में, क्योंकि ऐसे याद रखिए कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में। और एक हुआ 12 और 4 16, यानी चार हुआ ना, तो 2 दूनी 4, यानी प्रथम और द्वितीय दुगुना कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, तो 12 और 4 16। बनारस की संधि कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुआ था। तो इसमें से आपको 1 नंबर का जरूर मिलने वाला है एग्जाम में, इसलिए इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। कहता है कि 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। किसके? एलन बरो के। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में है। तो पंजाब और मैसूर से जितने भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कहता है सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? यानी जो सिख साम्राज्य था, सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल के थे? आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि राजा रंजीत सिंह जो थे किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। यही कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने किस राज्य की राजधानी, कहता है कि रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। महाराजा रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
किससे प्राप्त हुआ था? यानी रंजीत सिंह को एक कोहिनूर हीरा मिला था, उसको कौन दिया था? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। कहता है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि, तो ये आप याद रखिए कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 1809 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच संपन्न हुआ? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जिसलिए इन्हें कहा जाता था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये आपसे एग्जाम में कथन पूछता कि ये कथन किसने कहा था? तो ये किनका कथन था? कि तो महाराजा रंजीत सिंह का कथन था। 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय का गवर्नर जनरल था। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधि जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था तो ये लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। कहता महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी होगा खड़क सिंह हुआ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, जो है ना, वो आप उसको याद रखिएगा। खड़क सिंह होता है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकार। अब यहाँ पे सभी का युद्ध का जो है संधि है, संधि का कार्यकाल दिया गया है, कब कब हुआ संधि। अब संधि का समय याद है। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। यही आपसे एग्जाम में पूछता है, इसको VVI लगा लीजिएगा। बरगांव की संधि 1779 में हुआ था। सालाबाई की 1782। देवगांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुआ था? तो 1718। इसको आप VVI आप लगा लीजिए। लाहौर की संधि 1826 में, इसको आप VVI लगा लीजिए। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, यानी इसको आप VVI मार्क लगा लीजिए। जिसका जिसका VVI बता रहे हैं उसको ज़रूर आप VVI लगा लीजिए, उसको रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय जो सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में संपन्न हुआ था। 13 फरवरी 1849 ईस्वी को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। तो ये आप जरूर कब किया गया था युद्ध? तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। कौन सा गाँव? तो चिलियावाला गांव, जो चिलियावाला युद्ध से हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य था, उसका अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान जो है भारत गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। क्योंकि 1853 ईस्वी के आसपास में कौन आ गया था? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय वहाँ शासक था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यानी मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आंग्ल संघर्ष युद्ध के बारे में ये चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहता है कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। और मैसूर का शासक उस समय कौन था? तो हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। इसका विशेषता क्या है कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। यानी ये आप जरूर आप इसको VVI लगाइएगा कि दक्षिण का कौन सा शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था? तो वो था हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। और उस समय ही मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। और यहाँ पे जो है कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। पहला में कौन था? बेलेस्टर था। और द्वितीय में कौन था? तो हेस्टिंग्स था।
वो किस संधि कौन हुआ, तो मैंगलोर की संधि हुआ था 1784 ईस्वी में। ऐसा ध्यान रखिएगा, जब भी संधि होता है तो लास्ट जब युद्ध जो होता है उसके लास्ट ईयर है उसी समय क्या होता है, संधि होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ, यानी हैदर अली की मृत्यु हो गया उस समय, तब जो है ये युद्ध कौन, टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध जो है लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो 1790 से 1792 ईस्वी तक। इस समय जो मैसूर का शासक बना कौन, तो टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो चुका था। और अब कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया। और ये किस संधि के द्वारा, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और चौथे जो आंग्र में शुरू हुआ 1799 ईस्वी में, टीपू सुल्तान के शासक थे कहाँ पे, तो मैसूर का। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था तो वो कौन था, तो बेले जली था। और ये मैसूर संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान ये क्या हो गया, मृत्यु हो गया। कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर पुनः वाडियार वंश के स्थापना और अंग्रेज ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर लिया। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है कि किस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था 1799 ईस्वी में। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था ना, तो वैसे ही 99 से इसको भी जोड़ के रखिएगा 1799 ईस्वी में। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। यानी महाराजा किसका, रंजीत सिंह का जो तुलना किससे किया था, नेपोलियन से किया गया था। और कौन किया था, तो फ्रांसिस के जो है विक्टर जाकामा जो है इसने क्या किया था, इनकी तुलना किया था। ब्रिटिश नीति एवं प्रशासनिक नीति, यानी ब्रिटिश का जो नीति था उसका और प्रशासनिक उसकी नीति के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका नीति कैसा था और राजनीतिक नीति और प्रशासनिक नीति कैसा था। तो कहता अंग्रेजों का भारत में वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ, यानी कब से जो है राजनीतिक नियंत्रण हो गया, तो इलाहाबाद की संधि से। तो इलाहाबाद की संधि से किस वर्ष, 1765 ईस्वी में। तो ये भी याद रहे कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, 1765 ईस्वी में। तो इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करके करिए, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था बंगाल में द्वैध शासन। और 1772 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, तो कहता है कि द्वैध शासन के लागू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। और इसको 1772 ईस्वी में समाप्त कौन कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग्स का के इसको समाप्त कर दिया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है किसका, तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी आता है। और कहता है कि इसके अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे सर एंजिला इम्पे थे। सर एंजिला इम्पे बने इसका क्या, तो मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में। और कहता है कि ये किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। ये आप VVI लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में किया गया। लेकिन लागू कब हुआ, तो 1774 ईस्वी में लागू हुआ। और इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो सर एंजिला इम्पे बने। सर एंजिला इम्पे बने। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है पुलिस सेवा और किसका, तो सिविल सेवा दोनों का। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन बने थे, तो सबसे पहले जो अधिकारी जो बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये क्या किए थे कि अधिकारी बने थे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में एग्ज़ाम हुआ था।
और उसमें क्या हुआ था, ये पास हुआ था। उस समय जो था उम्र जो था, उम्र का देखिए, उम्र क्या किया गया था, तो घटा दिया गया था। पहले क्या था, 22 से फिर क्या कर दिया, एज को 21 किया गया, फिर 21 से कितना घटाया गया, तो 19 साल किया गया। यानी 19 साल जो किया गया था एज घटाकर, तो वो सबसे मैक्सिमम था, ऐसा नहीं कि मिनिमम है। इसी एज तक जो है आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे अगर एज क्रॉस हो जाता है तो आप फिर एग्जाम में अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम ICS अधिकारी बनने वाले कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग, तो ब्रिटिश भारत में लोकसभा से तो पहला आयोग का नाम है, वर्ष है और गवर्नर जनरल है। तो आयोग कौन था, तो एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1886 ईस्वी में हुआ था। और गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन जो था गवर्नर जनरल था। इसलियंगट आयोग, इस आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1912 ईस्वी में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल थे। ली आयोग, ली आयोग की स्थापना कब किया था, ली आयोग के 1923 ईस्वी में। और गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग था उस समय। कहते भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो ये था ली आयोग के सुझाव पे। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो आप इसको भी VVI लगा लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। भारत में किसके साम्राज्य से विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो सहायक संधि जो है किसके द्वारा, तो बेलेजली के द्वारा सहायक संधि क्या किया था, तो शुरू किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में हैदराबाद जो है प्रथम सहायक संधि स्वीकार किया था। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, तो राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। कहते राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी इसमें क्या कहा गया था कि राज्य हड़प नीति में, जैसे मान के चलिए कि इसमें कुछ राज्य क्या किया गया था, कहा गया कि इसमें राज्य का निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जैसे मान के चलिए कि कहीं का राजा मान के चलिए कि भोपाल का राजा, भोपाल के एक राजा हैं, जैसे मान के चलिए कुछ भी वहाँ के राजा हो सकते हैं, नाम मान के चलिए कि सोहन नाथ मान के चलिए कि वहाँ के राजा हैं। अगर बाई द वे इनका क्या है कि अगर संतान उत्पन्न नहीं होता है, तो ये क्या करेंगे, संतान उत्पन्न अगर नहीं होता है तो ये अपने चचेरे भाई का या किसी रिलेशन के पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। पहले क्या था कि अंग्रेज के द्वारा जो राज्य नहीं का निर्माण नहीं किया गया था, तो पहले क्या था कि राजा क्या कहता, किसी के लड़का को उठाकर अपना उत्तराधिकारी बना, लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया कि आप दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। और इसके जब जैसे ही इसका संतान नहीं होता है, तो क्या किया कि इसके विरोध में क्या किया कि ये अगर राज्य संतान नहीं आता है तो इसका क्या हो गया, इसका एज खत्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, ये जो राज्य बच गया तो इस राज्य पे शासन कौन करेगा, तो फिर अंग्रेज करेगा। और अंग्रेज फिर क्या करता, उसको अपने में मिला लेता था। तो यही होता था राज्य हड़प नीति, यानी संतान की अनुपस्थिति में राज्य को हड़प लेना ही क्या कहलाता था, राज्य हड़प नीति कहलाता था। कहता किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था, यानी रिपोर्ट पूछ रहा है। तो आउटड्रम रिपोर्ट के आधार पर क्या किया था, तो अवध को डलहौजी ने अपने में अधिग्रहण किया था। इस जो आउटड्रम रिपोर्ट है इसको आप जरूर याद रखिएगा। कहता है कि राज्य हड़प के सिद्धांत पर अधिग्रहण किए गए राज्य, ये जो राज्य हैं इसको क्या किया था, अधिग्रहण किया गया। जैसे सतारा
सतारा कब किया गया? तो 1848 ईस्वी में। जैतपुर को कब किया गया था? तो 1849 में। संभलपुर को कब किया गया? तो 49 में। बघाट को कब किया गया? तो 1850 में। उदयपुर को कब किया गया? तो 1852 में। झांसी को कब किया गया? तो 1853 ईस्वी में। नागपुर को कब किया गया? तो ये 1854 ईस्वी में। नागपुर को झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में। अवध को कब किया गया? तो 1856 ईस्वी में। और यही सब के चलते क्या हुआ कि 1857 ईस्वी में क्या हो गया? 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई। कहता है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किसके संबंधित है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जो है कि नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल पर भारत ने? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता, जिसको क्या होता है IPC, इंडियन पिनल कोड, किसके कार्यकाल में निर्माण किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में निर्माण किया गया भारतीय दंड संहिता। कहता है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किसके महारानी यानी पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया? यानी कहता है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में अकाल आयोग का गठन किया गया। तो वो अकाल आयोग गठन किया तो उसका नाम क्या था? तो ट्रेची आयोग। और इसमें कहा गया 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है अस्थाई स्वशासन का जनक माना जाता है। और यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम को आप जरूर याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, देश है, सिंध है, भोपाल है, बर्मा है। तो कहता है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो 1816 ईस्वी में नेपाल, जो गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। उसके बाद क्या कहता है कि 1849 में ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो कहता है किसका? तो पंजाब का विलय हो गया था 1849 ईस्वी में। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यानी कहता है कि जो ब्रिटिश शासन था उस पर भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? तो सबसे पहले क्या किया कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? तो दादा भाई नौरोजी हुए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो दादा भाई नौरोजी हुए। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह जो कथन है किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स दिया था। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो कैसी है? तो घिनौनी है। ये कार्ल मार्क्स की देन है। नेक्स्ट आता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाल दत्त थे। कौन थे? रजनीपाल दत्त। नेक्स्ट कहता है कि 1907 में TISCO की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पढ़ते हैं टाटा टिस्कॉन। तो JA टाटा के द्वारा किया गया था 1907 ईस्वी में। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्नीपर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1858 में बॉम्बे स्नीपिंग एंड
वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया कावर्सी डावर के द्वारा। वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आप जरूर देखें, जो जूट का जो मिल है, प्रथम जूट मिल कहाँ किया गया था? तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे ऑप्शन में देता है, गांव नहीं देता है लेकिन पश्चिम बंगाल देता है, चेन्नई देता है, लेकिन आप ये जो नाम दे दिया है तो इसको भी आप जरूर याद रखें, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। किस में है? तो जूट के प्रथम मिल के लिए है। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो चाय बागान था वो कब स्थापित किया गया था? तो 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकुओं का काल कहा है। कहते प्रमुख कृषि पद्धति, उस समय का जो है कृषि पद्धति है, वो कृषि पद्धति हमको याद करना बहुत जरूरी है। 3 कटिया पद्धति याद रखना जरूरी है, और ये ददनी जो है प्रथा है, इसको भी याद रखना है। तो 3 कटिया प्रथा में क्या था, इसमें देखते हैं। कहता है इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया था। यानी अगर 20 भाग है तो उसमें से 3 भाग पे, यानी 20 में से 3 भाग पर क्या बोलता था कि नील की खेती किया करना है। और नील की खेती जब भी होता था, अगर मान के चलिए कि अगर ये भूमि पर नील की खेती कर दिया एक बार, तो फिर यहाँ पे कोई जो उपजाऊ जो है, यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है वो नष्ट हो जाता था। तो इसीलिए किसान जो है ना कि नील की खेती करने से मना करता था, और अंग्रेज क्या करता था, इसके लिए दबाव डालता था। इसे 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए जो है चंपारण युद्ध के लिए कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे, राजकुमार के आग्रह पे। नेक्स्ट का ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। यानी क्या होता था कि उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता था कि इस पद्धति में धन दिया जाता था कि इस धन लो, यानी पैसा ले लो और क्या करो, इसका उत्पादन करो। यही था, ये पद्धति था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखें कि भू राजस्व जो व्यवस्था है वो इसमें क्या था, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। दूसरा क्या आता है, रैयतवारी व्यवस्था। तीसरे आता है महालवारी। जब अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त आता है तो उस समय जो गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और 1793 ईस्वी में। और जब रैयतवारी व्यवस्था आया तो इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो इस समय तक टॉमस मुनरो था। और जब महालवारी है तो होल्ट मैकेंजी था 1822 ईस्वी में। तो ये साल जरूर दिया देखिए, 1793, 1820 और 1822। अब कहता है कि क्षेत्र इसका है, तो क्षेत्र में है जो पहला जो है आपका कौन था, तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी। तो अस्थाई बंदोबस्त में है, इसमें कहाँ पे है, तो बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त के लिए क्या किया था, प्रेरित किया गया था। उसके बाद कहा जाता है कि इसमें जो है समस्त ब्रिटिश भारत का 19%। उसके बाद भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को मिलता था। उसके बाद इसमें क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी जमींदार को दिया गया। उसके बाद जो इसमें आया रैयतवारी। रैयतवारी का क्षेत्र पूछता है, तो रैयतवारी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र में आता है, तो बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र में रहता है। और महालवारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के प्रांत में आता है। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 51%, और यहाँ पे समस्त ब्रिटिश भारत का 30% यहाँ पे। भूमि का मालिक किसान होता था इसमें क्या आता था कि जो रैयतवारी था
इसमें भूमि का जो मालिक होता था वो कौन था? किसान होता था। और भूमि पर गांव का अधिकार होता था, किसमें? तो महालवारी में। और इसमें जो था अस्थाई में, इसमें जो है अधिग्रहण किसमें था? तो वहाँ के जमींदार होता था, उसका मालिक था भूमि का। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान को था। और यहाँ पे महालवारी में जो है ब्रिटिश सरकार के राजस्व देने की जिम्मेवारी किसको था? समस्त गांव के मुखियाओं का था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव, तीनों का प्रभाव क्या पड़ा? तो ये देखना है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता हो गया, कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गया, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ये इसका क्या हो गया? प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई? तो किया गया था रैयतवारी व्यवस्था। यही कहता है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था जो थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू किया गया, जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस पर लागू कौन किया गया? तो रैयतवारी व्यवस्था लागू किया। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्माण से संबंधित है। भू राजस्व के निर्माण से संबंधित है। भारत में रेलवे के जनक कहता है डलहौजी के समय में, डलहौजी जो है भारत में रेलवे का जनक था। उस समय जो है कब था? 1853 ईस्वी में। 1853 में कहाँ से कहाँ चला? तो बम्बई से थाने के बीच में चला था, और वो प्रथम रेल था भारत के लिए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इक्तेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया करता था। आप इसको VVI मार्क लगा लीजिए कि जो गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ, जो फार्मिंग सिस्टम होता था उसको फार्मिंग सिस्टम बोलें या इजारेदारी बोल सकते हैं, कि शुरुआत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अब आ गया 1857 की क्रांति। जब उतना अत्याचार हो गया तो लोगों में जागरूकता हुई और उसने 1857 की क्रांति शुरू कर दी। तो 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया? तो मेरठ से आरंभ हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को इसका डेट फिक्स किया गया था। 31 मई फिक्स किया गया था, लेकिन लोगों ने पहले ही उत्सुकतापूर्ण क्या कर दिया? युद्ध स्टार्ट कर दिया। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किन स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर में किया था। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये भी कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यही तो एग्जाम में पूछता है इससे कि 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 का स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें लोगों के द्वारा कौन सा प्रतीक दिया गया था? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। और ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल जो था उसमें चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग जब किया गया था तो यही उसका मुख्य कारण था। और उसमें गाय और सुअर का जो है प्रयोग किया गया था, इसलिए लोग जो वहाँ के जो सैनिक है वो इसका विरोध किया था। कहता अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के क्रांति को जन्म दिया। अगर अंग्रेज आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, प्रशासनिक अगर वह जो है नीति का जो प्रभाव अगर उस पर शोषण नहीं करता तो शायद ये 1857 की क्रांति नहीं होता। लेकिन आर्थिक में भी किया, राजनीतिक में भी किया, धार्मिक में भी किया और प्रशासनिक में भी, यानी सभी तरह से वो शोषण किया। इसलिए जो है युद्ध जो है सैनिक विद्रोह बन गया। कद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। आप इसको VVI करके लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसको भी आप स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि ये पूछता है ना कि ये इस समय पूछेगा, आज़ादी के समय का पूछता है। तो इस समय पूछेगा कि 1857 के समय जब विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था?
स्टर्न था वो ब्रिटेन का। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये क्या था? इसका प्रथम घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य और क्षेत्र से? तो ये अवध क्षेत्र से। अवध कभी कहाँ किसको कहा जाता है? तो यूपी को। कहता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये आप इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो किसने? तो लॉर्ड कैनिंग जो था आपातकालीन क्या बनाया था? तो मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित राजनीति का अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा था। यानी 1857 के विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण क्या हो गया? तो कोई संगठित नहीं था और उसमें क्या था? कोई भी सुनियोजित रणनीति नहीं थी कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए क्या हुआ ना, कुछ शिक्षित वर्ग था और कुछ जो शासक था वो भी भारत का जो है सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से जो है यह युद्ध जो है असफल हो गया। अगला कहता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 कहाँ से? तो लखनऊ से। तो लखनऊ से कौन थे? तो हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के पास इसका जन्म हुआ था। किसका? तो रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जो है किसने पराजित किया था? जो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हुरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। असम में 1857 के क्रांति का जो नेता कौन था? तो असम से पूछ रहा है। कहाँ से? तो असम से। तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो थे कहाँ से? असम थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? यानी कहता है फैजाबाद के जब विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए, जो फैजाबाद से जो अधिकारी जो विद्रोह कर रहा था उस अधिकारी को पकड़ने के लिए, तो उसका नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला था। इसके लिए 50,000 का इनाम रखा। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे को क्या किया था? अपना सेनापति नियुक्त किया था। और आत्माराम पांडुरंग, यानी तात्या टोपे को मूल नाम क्या था? तो आत्माराम पांडुरंग इनका नाम, रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या था? मूल नाम था। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है। तो बख्त खां जो था इसको सेनापति नियुक्त किए थे कौन? तो बहादुर शाह जफर। और इस समय जो है इनकी उम्र जो है काफ़ी हो गया था, इसलिए क्या किए? ये अपने एक सेनापति को नियुक्त किए थे जिसका नाम क्या था? बख्त खां था। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप इस डायग्राम को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने की संभावना है। जैसे दिल्ली से पूछेगा, दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। और विद्रोह की तिथि कब हुआ? तो 31 मई 1858 ईस्वी को। और दमनकर्ता कौन था? तो निकलसन और हडसन था। तो इसमें क्या कहता है ना कि 10 मई को चालू हुआ था और अगले ही दिन क्या पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंच के वहाँ पे बहादुर शाह से आग्रह करना कि आप ही क्या हैं? यहाँ के राजा हैं। तो उस समय 11 मई को कहाँ पहुंच गया? दिल्ली में। लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। और ये कब शुरू हुआ था? तो 4 जून 1857 ईस्वी को। और यहाँ दमनकारी कौन था? तो कार्लिन कैंपबेल था। तो इधर से आप नहीं याद रखिए तो किधर कैंपबेल याद रखिए। कहाँ के? तो लखनऊ का। झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। और ये भी 4 जून के हैं। 4 जून का 2 गो, एक लखनऊ का और एक झांसी का। यहाँ पे कौन दमनकारी था? तो हुरोज था। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे या तात्या टोपे सैनिक नेतृत्व थे। कौन? तात्या टोपे। तो 5 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ पे कौन थे? कैंपबेल थे। कैंपबेल देखिए कितनी जगह हो गए, 2 जगह कैंपबेल हो गए हैं। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली खां। ये 6 जून 1857 ईस्वी को। और ये यहाँ का दमनकारी कर्ता कौन था? कर्नल नील था। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ये जून 1857 ईस्वी में इसके कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था युद्ध, यानी दमनकारी ये था। उसके बाद जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये 2 थे। कहाँ से? जगदीशपुर से।
और ये बिहार में कब कब शुरू हुआ, जगदीशपुर कब, तो 12 जून 1857 ईस्वी को। और यहाँ पे जो थे दमनकारी कौन थे, विलियम टेलर, इसका नाम अब जरूर याद रखिएगा, और विल्सन अयंगर, विंसेंट अयंगर, ये दोनों का नाम अब जरूर याद रखा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में ये एग्जाम में पूछा था और आगे भी ये पूछने की संभावना 100% है। बरेली से खान बहादुर खान थे और फतेहपुर से कौन था, तो अजीमुल्ला थे। और दोनों जगह के देखिएगा आयर और एक क्या थे, रेडनी था। 1857 के विद्रोह से मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का आखिरी भारतीय नेता माना गया था, क्योंकि इनकी उम्र भी काफ़ी हो गया था और ये लड़ने की एज में नहीं थे, इसलिए इनको आखिरी घोषित किया गया। अब 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर किसके पास चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। किसके पास चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के पास। और क्राउन में क्या होता था ना, क्राउन के पास क्राउन एक व्यक्ति नहीं होता था, इसमें कितना होता था, 3 व्यक्ति होता था। एक रानी होती थी, उसके बाद एक पार्लियामेंट होता था और एक कैबिनेट में होता था, कैबिनेट मिनिस्टर होता था, एक कैबिनेट मंत्री, यानी 3 मिलकर एक क्या होता था, क्राउन का निर्माण होता था। समझे, ऐसा नहीं है कि केवल क्राउन हो गया तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्राउन नहीं है, क्राउन में 3 होता था। एक ब्रिटेन के महारानी होता था, एक पार्लियामेंट और एक कैबिनेट मंत्री, 3 मिलकर ब्रिटेन कमाउन का जो क्राउन है उसके हाथों में ये शासन चला गया। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब किया था, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लाने की घोषणा किया था। अगला कहता है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, यानी भारतीय सेना के गठन के लिए कौन सा आयोग गठन किया है, तो पील आयोग का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पील आयोग गठन कब किया गया था, तो पील आयोग का गठन कब किया, तो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था पील आयोग का गठन। तो इसको आप VVI मार्क लगा लीजिएगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। और गवर्नर जनरल भी क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल था, मतलब व्यक्ति वही था, केवल पोस्ट का नाम जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल था, अभी क्या हो गया, वायसराय हो गया। 1857 के विद्रोह में कौन सा शहर अंग्रेजों का आलोचक था, तो वो था मिर्जा गालिब। शहर में शायर अंग्रेजों का आलोचक था तो मिर्जा गालिब था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ये इसको आप BPSC में भी पूछा भी है। इसको आप जो 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो वो था मिर्जा गालिब साहब थे। इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, गलती से शहर पर आ गया था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा। मध्यम वर्ग और जमींदार 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। उनका उस समय एज था करीब 70 के आसपास उनका एज था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों की सहायता किया था। यानी मैक्सिमम मान लीजिए कि भारतीय लोग ही मदद किया था, जिस वजह से जो है यह युद्ध जो है असफल हो गया था, अन्यथा जो है यह युद्ध हम लोग आसानी से जीत सकते थे। कहता है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आप इसको भी VVI लगा लीजिए। तो कहा था BD सावरकर बोला था कि 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था, तो जेम्स आउड्रम और W टेलर ने दिया था। क्या है कि षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है,
तो आरसी मजूमदार का ये कथन था। आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन जो था, एसएन सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आगे था कि 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ जो है मत है, और वो मत में इतिहासकार का नाम दिया गया। उनका मत क्या था? तो डॉक्टर एस.एन. सेन। एस.एन. सेन का क्या मत है? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी धर्म के लिए शुरू हुआ और स्वतंत्रता पर जाकर समाप्त हो गया। ये किनका कहना था? तो एस.एन. सेन को कहना था। अशोक मेहता क्या बोले थे कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो है राष्ट्रीयता था। बी.डी. सावरकर क्या बोले कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कहना है? तो बी.डी. सावरकर का। और आर.सी. मजूमदार क्या बोले कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर लॉरेंस का क्या कहना था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये जो है सिपाही विद्रोह था ही। बेंजामिन डिज़रायली, ये 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये भी इसने कहा था। पीर रॉबर्टसन जो 1858 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये भी एक सही बात है कि ये जो है चर्बी वाले कारतूस भी एक कारण बना था। आएगा तो टी.आर. होम्स, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। ये भी सही है, क्योंकि पहले क्या था, हम लोग को क्या कर रहा था, जुल्म ढा रहा था, और सभ्यता को हमारे लोग का सभ्यता था उसको समाप्त कर रहा था। तो इसको भी एक कह सकते। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउड्रम, इनका कहना कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीच का कहना क्या है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध था। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और 1857 के समय जो पुस्तक जो है वो पुस्तक भी आप जरूर याद रखिए कि इसके द्वारा इसका लेखक है तो द ग्रेट रिबेलियन, जो द ग्रेट रिबेलियन है, ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट बी.डी. सावरकर का है। 1857 एस.एन. सेन का है। सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 सी.आर. मजूमदार का है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स का है। ये क्या है? रिबेलियन 1857 जोशी साहब का है। कॉलेज ऑफ इंडियन रिवेल्ट ये किसका है? सर अहमद खान का है। अगला क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष है। इसको तो आप जितना स्टार लगाइएगा उतना स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये 99% है कि और ऐसे